अब हर कोई ये बात कह रहा है कि अब आप इस बजट में हमें क्या मिलने वाला है। टैक्सेशन को लेकर हम ये बार बार कह रहे हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन शायद 75,000 से बढ़कर 1 लाख हो जाएगा, उससे सीधे सीधे 13 लाख का एक फ़ायदा होगा आम लोगों को। बिल्कुल होगा आई गेस, क्योंकि ये सभी के लिए एक रिडेम्पशन है एक तरह से, और आई थिंक ये होना ही चाहिए। दैट्स डेफिनेट, यस। सर क्या लग रहा है आपको, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये बढ़ेगा, 1 लाख तक जाएगा? नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ेगा, लेकिन हाँ। उसके साथ साथ जो बाकी लोगों को बेनिफिट मिलता था, हाउसिंग लोन का और इंश्योरेंस का, जी। वो देना चाहिए इसमें। क्या कि स्टैंडर्ड डिडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन फिर उसके कारण से आपकी जो बचत की जो सोच है ना, वो पूरी नहीं हो पाएगी। जितना आएगा खर्च का, लेकिन सरकार का सोच उल्टा है। हाँ। सरकार चाहती है कि आपके हाथ में दे दिया जाए, मतलब आपके पास पैसा और आप उसको कंज्यूम करें। लेकिन सरकार ये भी सोचना चाहिए कि बचत भी जरूरी है। ठीक, बचत जरूरी है, एक बड़ी चीज जो सुचरिता मुझे लगता है दर्शक जानना चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई सस्ती कब और कैसे होगी। एक लोगों के जहन में ये है कि पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, आपको ऐसा लगता है? पहले बताइए, पढ़ाई लिखाई। जी बिल्कुल, पढ़ाई महंगी हो गई है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद के दोस्त गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, एंड जो लोग अभी पढ़ रहे हैं वो ये प्लान कर रहे हैं कि हम बाहर चले जाते हैं। मेरे दोस्त MBBS करते हैं इंडिया से, बोलते हैं करोड़ों का खर्चा आ जाता है, हम किसी और कंट्री में जाके कर लेते हैं। हालांकि सुनने में ऐसा लगेगा कि दूसरी कंट्री महंगा है, बट रशिया का अगर हम कंपेयर करें तो इट्स लाइक क्वाइट चीपर। यही सवाल मेरा सर आपसे, अगर पहले मैं हेल्थ सेंटर में जाऊंगा, संजीवनी सेंटर में। सर जरा ये बताइए, ये जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, खास तौर से मेडिकल की अगर बात कर रहे हैं, तो कैसे एजुकेशन पर काम करने की जरूरत है, इस सेक्टर के लिए भी अच्छा हो और देश में जो है शिक्षा के लिए? ये आपने बहुत अच्छा बोला है कि हमारा हेल्थ ट्रेडिंग की बहुत बड़ी परेशानी है। हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स बढ़ रही हैं, लेकिन जो लोग उससे निकल रहे हैं दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बढ़ी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में कॉस्ट नहीं है ज़्यादा। प्राइवेट सेक्टर में जो एजुकेशन है, मेडिकल, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो कंट्रोल कर रखा है उसको, अधिकतर लोग उसमें दे आर नॉट फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, आइदर दे आर पॉलिटिशियंस, ठेकेदार और उस टाइप के लोग हैं, फॉर प्रॉफिट काम कर रहे हैं, नॉट फॉर द मेडिकल एजुकेशन। तो उसमें एक एंडोमेंट बोर्ड बनना चाहिए, सिर्फ उन लोगों को उसको चलाना चाहिए जो उसको जानते हैं। तो उस फॉर प्रॉफिट वाला एस्पेक्ट उससे हटना चाहिए। प्रॉफिट वाला एस्पेक्ट रखते हैं। जो बात आप कह रहे हैं सर जो बात कह रहे हैं कि हमारे देश में क्या शिक्षा, पढ़ाई लिखाई से ज्यादा धंधा ज्यादा है, कारोबार ज्यादा है, इसलिए वो महंगा ज्यादा है? बिल्कुल, पर ये खास तौर पे अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर, अगर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बात करें तो हमारे पास मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज की, डॉक्टर्स की वैसे भी कमी है। तो इस वजह से हम बार बार इसी बारे में बात करते हैं कि अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जो अभी आप रूरल वाली भी जो प्रॉब्लम बात कर रहे थे कि वहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, वो काफ़ी हद तक पूरी हो सकती है। जी जी। अभी जो बात हो रही थी कि सोने को लेकर बात चल रही थी कि इंडिया पे इतना सोना है हमारे प्राइवेट, उसमें हमारा जो इस समय हेल्थ में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टेड उससे इकोनॉमिक लॉस इज मोर देन $4.5 ट्रिलियन 2012 से लेकर 2030 तक। उसका मेन कारण आज क्या है? प्रोसेस फूड, डिजिटल एडिक्शन एंड इंस्टेंट डिलीवरी। कुछ ना कुछ सिंटेक्स टाइप की चीज जो सिगरेट पे होता है वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड। सर एक माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर ये है कि कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट में बजट रखा था, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और अब ये संसद के पटल पर रखा जाएगा बजट, जहां वित्त मंत्री ठीक 11 बजे बजट पढ़ना शुरू करेंगी। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। मैम, आप कुछ बोलना चाह रही थी? हम एजुकेशन पर बात कर रहे हैं, शिक्षा की हालत देश में क्या है, कैसे बेहतर होगी? एक्चुअली मैं ये कहना चाहती थी, अगर हम कल का इकोनॉमिक सर्वे भी देखें तो एक बहुत अच्छी पॉइंट इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि आज जो नई जॉब्स क्रिएट होंगी वो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में क्रिएट होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में क्रिएट होंगी और वो हेल्थ केयर में भी क्रिएट होंगी। और एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है वो है केयर इकोनॉमी। हमारी जो पॉपुलेशन है वहाँ पे एजिंग बढ़ रही है, ये हम देखेंगे आगे चल के। पूरी दुनिया में एजिंग बढ़ रही है। भारत के लोग पूरी दुनिया में जाके केयर इकोनॉमी में काम कर सकते हैं, चाइल्ड केयर में काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ट्रेनिंग और स्किलिंग की बहुत ज़रूरत है। इकोनॉमिक सर्वे ने हमें ये कहा है कि आप स्किल वाउचर्स के बारे में सोचिए। गवर्नमेंट को उन्होंने आगाह किया है कि आप स्किल वाउचर्स के बारे में सोचिए, ताकि लोग प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस में भी जाकर वो स्किल वाउचर यूज़ करके
कोई भी अपना कोर्स कर सके। लेकिन तो उससे सर भी हो मेरा एक सकता है। सवाल ये सर, अगर आप जवाब दें, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्या हम वाकई स्किल के फील्ड में कुछ कर पाए? क्योंकि हमें स्किल इंडिया जो स्कीम आई उसके जरिए हमने बहुत से लोगों को स्किल करने की कोशिश की, लेकिन वो किस लेवल पर थे, क्या वो इतने स्किल्ड थे कि उनका इस्तेमाल किया जा सके? क्या हम स्किल में काम कर सके? क्योंकि मैंने भी पढ़ा कि हम जो हमारा स्किल का बजट था वो बजट भी पूरा खर्च नहीं हुआ। आप ठीक कहते हैं, ये चीज़ें हमने लास्ट 2 साल में सामने देखी हैं। ये चीज़ क्या है, जब भी कोई इस तरह का प्रोग्राम निकलता है, गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स निकलती है, तो हमें चाहिए कि वो एसोसिएशन, उस सेक्टर की एसोसिएशन, उस क्लस्टर से जो एसोसिएशन है, अगर वो सही इस्तेमाल होता है, तो हमने देखा है कि हमारे सामने हज़ारों लोगों को जहाँ जहाँ फैक्ट्रियों में उन्होंने अलग अलग जगह ट्रेनिंग ली गई, डायरेक्ट वहाँ से हमने अपॉइंटमेंट लेटर उनको दे के इशू किए हैं। तो मेन चीज़ हमें ज़रूरत है कि जब जब हमें कोई स्कीम मिलती है, उसकी ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन की कमी रह जाती है, जो हमने 2 साल में पूरी की है। और इस तरह से 14,000 आदमियों को स्किल करके और डायरेक्ट हमने एम्प्लॉयमेंट वहां दिया सर, है। ये जो इकोनॉमिक सर्वे ने जो एक तरह से हिंट किया कि एआई के जरिए जॉब क्रिएशंस की बात हो रही है, क्योंकि अलग अलग देशों में एआई जॉब्स ले रहा है, तो यहाँ पर एआई के जरिए जॉब क्रिएशन, आप इसे कैसे देख रहे हैं, खासकर देश के यूथ के लिए? एआई कुछ ऐसा नई चीज़ नहीं है। जो आईटी हमारे यहाँ पे आईटी इनेबल सर्विसेज जो पहले से चली आ रही हैं और सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ हुई है वो अभी भी हो रही है और एआई से होती रहेगी। मेन जो अभी सबसे बड़ा जो डिस्कनेक्ट हो रहा है, अगर आप देखेंगे जो ये गीग इकोनॉमी या गीग वर्कर की जो इकोनॉमी बढ़ रही है, ये हमारे यूथ को ख़राब कर रही है कायदे से। मतलब अगर आप देखोगे तो वो गीग वर्कर जो है खाली डिलीवरी कर रहा है, कोई स्किल नहीं सीख रहा है और वो पैसे कमा रहा है और उसकी एक हैबिट्स चेंज हो रही हैं। तो हमें ज़्यादा जो जोर देना चाहिए वो देना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ स्किल सिखाना है अपने जो जवान हैं या जो अपने युवा हैं उनको सबको कुछ स्किल सिखाना है कि कुछ सीखें वो कुछ, जैसे कि बाहर के देशों में होता है या चाइना में हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग कुछ कोई कर रहा है, कोई नहीं, पर ये तो अपने आप में एक अलग डिबेट है सर कि गिग नहीं, वर्कर्स बहुत चाहिए बड़ा कि नहीं डिबेट है। चाहिए, अगर आप स्किल्ड बनाना है विज़-वी वो सिर्फ डिलीवरी का काम करेंगे, तो अपने आप में एक अलग डिबेट है। लेकिन इस बीच जरा बता दें कि कैबिनेट की मोहर लग गई है निर्मला सीतारमण के इस बजट पर, और अब थोड़ी देर बाद, मुझे लगता है कुछ ही मिनट बचे हैं कि देश की संसद में आप देखेंगे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। इस बार जैसा हमने पहले बताया सोहेल कि इस बार जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं देश के, यानी कि सिर्फ अगले आने वाले वित्तीय वर्ष नहीं बल्कि आने वाले 10 साल 15 साल 2047 की बात बार बार करी, उसे लेकर एक खास विस्तृत प्लान देश के सामने रख सकते हैं। सुचरिता, जब आप 2047 की बात कर रही हैं और जब हम 2047 की बात करते हैं तो एआई की बात भी होती है, जो बात सर ने कही। क्या आपको लगता है जब अगर ये कहा जा रहा है कि पार्ट बी में हमारे भविष्य का बजट होगा तो उसमें एआई पर बहुत फोकस होगा? यस, 100%। और जो हमारे फेलो पैनलिस्ट बता रही थी, इकोनॉमिक सर्वे में भी हाईलाइट किया गया है। अभी नीड ऑफ द आवर ये है कि आईटी मिनिस्ट्री के साथ अलॉन्ग विद दैट एक एआई मिनिस्ट्री भी क्रिएट हो, सो दैट जो इम्प्लीमेंटेशन है, ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन और उसका इम्पैक्ट वो स्किलिंग और इंडस्ट्री डिमांड को मैच कर पाए। यही प्रॉब्लम हो रही है। ये नहीं कि जॉब्स है नहीं, इंडस्ट्री में डिमांड है, बट स्किलिंग को हम कैसे उस गैप को हम कैसे एड्रेस करें, ऑन ग्राउंड क्रिएशन कैसे करें, एग्जीक्यूशन करें और इसका इम्पैक्ट हम कैसे मॉनिटर करें। इंडिया ने पूरे विश्व को दिखा दिया था आईटी रेवोल्यूशन कैसे होती है। पर आपको लग रहा है मैम कि एआई के लिए एक अलग से फंड रखा जा सकता है इस बजट में, क्योंकि हम फंड एलोकेशन की बात करते हैं? मेरे हिसाब से तो एआई में अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए, एआई की अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए। सुचरिता, हम अपनी एक अलग मिनिस्ट्री पे लेकर नहीं, मैं ये भी हमसे कहा जा रहा है कि आइए चाय स्टॉप पर चलते हैं। बारिश भी हो चुकी है, धूप भी आ गई है और बजट भी शुरू होने वाला है, तो सारे मेहमान से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आइए सर, जो चाय पीते हैं वो भी आ जाएं और जो चाय के साथ बातचीत करना चाहते हैं वो भी आ जाएं। तो चाय स्टॉप पर हम चल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, हमारी एनडीटीवी की पूरी टीम ने जिस तरह से सेट तैयार किया है, और आप एरियल व्यू भी देख रहे हैं, ड्रोन व्यू भी देख रहे हैं, और बहुत खास मेहमान सर आइए। सर, डिफेंस की भी बहुत जरूरत है। ये जो एआई की बात वो कह रही हैं कि इसके लिए तो अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए आने वाले समय में, आपको लगता है कि इस तरह का कोई एक एलोकेशन हो सकता है? वो इसलिए है क्योंकि अगर ये होगा तो ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। देखिए मैम, ये तो बहुत दूर की बात है। वैसे ही हमारे यहाँ आईटी मिनिस्ट्री ऑलरेडी है जो इन सब बातों की केयर लेती है, मगर जहाँ तक सवाल एआई से एक डर बैठा हुआ है कि एआई आएगा और जॉब खत्म हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि अगर हम देखें जब 80s में जब कंप्यूटर आया था तब भी यही बात कही गई थी कि ये एकदम नौकरियां खत्म हो जाएंगी, कंप्यूटर सब कर लेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मेरे एक परिचित हैं, वकील हैं, उनका एक असिस्टेंट है, अगर देखा जाए तो वो मजदूरी करके मुश्किल से 50-100 रुपए कमा पाता है, बट आज की डेट में वो 15 से 20 हजार रुपए कमा रहा है। 15 से 20 हजार हमारे साथ ये भैया इसी पर बात हो रही है कि एआई से नौकरियां नहीं जाए, एआई से और जॉब क्रिएशन हो। मैम एआई से बहुत ज्यादा नौकरियां जा रही हैं, जॉब क्रिएशन कब होगी इसका पता नहीं है। मेरी सबसे बड़ी चिंता आम जन की है। सुरक्षा पर हमने पैसा बढ़ा दिया है, लेकिन उसके लिए आम जन जिंदा रहे, उसके लिए क्या हुआ?